नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी वीएससी प्लेलिस्ट की अगली वीडियो में। इससे पहले हम बात कर चुके हैं रेफ्रिजरेशन के बारे में, स्कीमेटिक लेआउट ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट पंप एंड हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर के बारे में, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एप्लीकेबल टू रेफ्रिजरेशन के बारे में। और आज हम बात करेंगे रिवर्स कार्नोट साइकिल के बारे में और उसके वर्क डन और सीओपी कैसे निकालते हैं उसके बारे में। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। रिवर्स कार्नोट साइकिल, तो जैसा कि नाम से मालूम चल रहा होगा कि यह कार्नोट साइकिल की उल्टी होगी। और क्योंकि जो कार्नोट साइकिल हमारी होती है वो हीट इंजन में प्रयुक्त होती है, और क्योंकि हीट इंजन जो होता है हमारा उसमें हम ऊष्मा देते हैं सिस्टम को और हमें सिस्टम से वर्क मिलता है। तो इसका अपोजिट एक तरह से रिवर्स कार्नोट साइकिल होती है, और इसमें हम सिस्टम को वर्क देते हैं और सिस्टम सराउंडिंग में अपना हीट को रिजेक्ट करता है, जिससे हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलता है। तो यही हमारा रिवर्स कार्नोट साइकिल है। तो हम इसके बारे में देखते हैं और इसका पहले ग्राफ देख लेते हैं। टीएस और पीवी डायग्राम हमारा यहाँ पर है। तो यहाँ पर 4 प्रोसेस होती हैं हमारी। 4 प्रोसेस जो हमारी होती है 1 to 2 होती है हमारे आइसेंट्रोपिक एडियाबैटिक प्रोसेस होती है, और 2 to 3 होती है हमारे आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस होती है, 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस होती है, और 4 to 1 हमारी आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस होती है। अब अगर बात हम करें तो डायग्राम को देखते हुए चलेंगे। यहाँ पर 1 to 2 की अगर हम बात करें तो ये हमारी होती है आइसेंट्रोपिक या एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे हम डायग्राम से, टीएस डायग्राम पर हम जब 1 से 2 की तरफ जाते हैं तो हमारी जो इंट्रोपी है वो हमारी कांस्टेंट रहती है, इंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि S1 = S2 रहेगा। और साथ ही अगर बात करें पीवी डायग्राम में, तो पीवी डायग्राम में जब हम देखते हैं 1 से 2 की तरफ जा रहे होते हैं तो हमारा वॉल्यूम यहाँ पर डिक्रीज़ होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारा दाब है, प्रेशर है, वो यहाँ पर इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। तो यही हमारा इसमें रहता है। इसमें जो गैस का कंप्रेशन होता है वो होता है, और इसीलिए यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो बढ़ता है और वॉल्यूम कम होता है हल्का सा, और जो एंट्रोपी हमारी वो कांस्टेंट रहती है। वहीं अगर बात करें 2 से 3 की, तो 2 से जो 3 की तरफ जो हमारी प्रोसेस चल रही है वो हमारी आइसोथर्मल कंप्रेशन है। तो साफ सी बात था, आइसोथर्मल है तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा हमारा T2 = T3 हो जाएगा। टीएस डायग्राम के अकॉर्डिंग T2 = T3 हो जाएगा। और वहीं क्योंकि कंप्रेशन है तो साफ सी बात है यहाँ पर प्रेशर जो हो जाएगा हमारा बढ़ जाएगा। तो 2 से 3 की तरफ जब हमारा ग्राफ जा रहा है ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और वॉल्यूम जो हो जाएगा वो हमारा घट जाएगा काफ़ी, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है। तो हमारा इसलिए यहाँ पर जो आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, यहाँ पर जो हमारी ऊष्मा जो हमारी निकलेगी बाहर वो हमारी हो जाएगी Q23। तो यहाँ पर हम इसको अगर देखें तो फॉर्मूले से के अनुसार यहाँ पर जो हमारा Q बाहर निकल जाएगा, जो हीट बाहर निकलेगी वो हमारी हो जाएगी T3 × S2 - S3। अब क्योंकि हमारा जो आइसोथर्मल था तो T3 = T2 होगा, तो इसलिए यहाँ पर T3 की जगह T2 रख दिया, तो T2 × S2 - S3। तो ये हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस में हीट जो रिजेक्ट हो रही है वो हमारा हो जाएगा। अब बात करें हमारा 3 से 4 की तरफ, तो 3 से 4 हमारा जो होगा यहाँ पर आइसेंट्रोपिक है या एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे जो हमारी इंट्रोपी है रहेगी पॉइंट नंबर 3 पे और 4 पे वो सेम रहेगी, यानी कि S3 = S4 हो गया। और जो टेम्परेचर यहाँ पर है वो हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। और वहीं बात करें अगर प्रेशर की, तो प्रेशर यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है और वॉल्यूम हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आइसेंट्रोपिक एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है। तो वॉल्यूम यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ेगा और प्रेशर डिक्रीज़ होगा। और वहीं बात की जाए एंट्रोपी की, तो एंट्रोपी हमारी सेम रहेगी क्योंकि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। प्रोसेस नंबर 4 to 1 में देखिए, तो प्रोसेस हमारा 4 to 1 हमारी आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस है। तो साफ सी बात है, एक्सपेंशन है तो वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ने के साथ यहाँ प्रेशर में डिक्रीज आएगा स्लाइटली। और क्योंकि आइसोथर्मल है तो यहाँ पर जो T4 = T1 हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर सेम रहेगा आइसोथर्मल प्रोसेस में। इसीलिए यहाँ पर जो हमारी हीट हमारा जो ये ऐड करेगा तो ये हमारा हो जाएगा Q41 =
T4 S1 - S4 या T4 S2 - S3, क्योंकि यहाँ पर S1 इक्वस टू हमारा जो था एंट्रोपी जो थी हमारी S1 इक्वस टू S2 है, जैसे ग्राफ से देख पा रहे होंगे आप, S1 इक्वस टू S2 और T4 इक्वस टू T3। तो इसी की वैल्यू, इन्हीं वैल्यू को हम यहाँ अपने इक्वेशन पर रख देंगे। तो T3 इक्वस टू S2 - S3 इक्वल टू T2 S2 - S3। तो यहाँ पर Q41 इक्वस टू हो जाएगा T4 S1 - S4 इक्वल टू T4 S2 - S3 इक्वल टू T1 S2 - S3। तो ये हमारा हो जाएगा हीट हेड। तो यहाँ पर हमारी जो हीट है, यहाँ पर हीट का दो जगह पर कार्य हो रहा है, एक तो 2 से 3 प्रोसेस में और 4 to 1 पे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वर्क डन की, तो रिवर्स कार्नोट साइकिल में यहाँ पर जो हमारा वर्क डन हो जाएगा वो हीट रिजेक्ट माइनस हीट ऑब्जर्व हो जाएगा। तो हमारा जो हीट का जो रिजेक्शन हो रहा था वो हमारा 2 से 3 प्रोसेस पर हो रहा था, और जो हीट एब्जॉर्ब हो रही थी वो हमारी 4 to 1 हो रही थी। इसलिए यहाँ पर जो हमारा वर्क डन हो जाएगा टोटल, वो हमारा हो जाएगा T2 × S2 - S3 माइनस T1 S2 - S3, क्योंकि Q23 और Q41 की वैल्यू हमने पहले निकाल दी है। तो इसलिए यहाँ पर टोटल वर्क डन हमारा हो जाएगा T2 - T1 × S2 - S3। अब क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात होगी, तो क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बराबर होता है हमारा डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन इनपुट। तो यहाँ पर हमारा जो इनपुट है वो वर्क डन है, और डिजायर्ड इफेक्ट हमारा हीट एब्जॉर्ब है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर है, क्योंकि यहाँ पर हमें ठंड चाहिए। तो जितनी हीट वो निकाल पाएगा हमारा, वही हमारा हीट ऑब्जर्व हमारा डिजायर्ड इफेक्ट होगा। तो Q41 जो हमारा है वो हमारा एक तरह से डिजायर्ड इफेक्ट है। तो Q41 अपॉन Q23 माइनस Q41 ये हमारा COP हो जाएगा। और इसी अगर इनकी वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन पर रख देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा T1 अपॉन T2 माइनस T1। ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकल जाएगा रिवर्स कार्नोट साइकिल का। We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate.